हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टोमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। जीसू के फ्रेंड इयोन बाई को इसकी बाहों में देखकर उसे पहचान गए थे कि अबे ये तो थोड़ी देर पहले इन्हें चाट डोनट शॉप पर मिली थी ना। और बोलते हैं जीसू की भी क्या मजे हैं, सुबह सुबह लड़कियां इसकी बाहों में। और इन्हें लग रहा था कि इयोन बाई तो पहले ही लगता है जीसू को अपना दिल दे चुकी है। इधर जीसू की उसे बाहों में होल्ड की हुई है। इयोन बाई को लग रहा था जैसे हर तरफ टन टना टन वाली घंटियां बज रही है। फिर फौरन से डोंग जो के फार्मूला को उस पर अप्लाई करती है और जीसू को बोलती है मेरे साथ बाहर चलोगे। वो हैरानगी से देखता है कि क्या बोल रही हो और उसे चुप देखकर बोलती है अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जाने दो, भूल जाओ। इससे पहले कि वो उससे कुछ बोलता इसका वेट करते इसके चारों दोस्त जल्दी से जीसू को स्कूल के अंदर जाने के लिए आवाज लगाते हैं। वो उसे बोलता है तुम्हारे मुझे हनी बोलने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेट पर जाने वाली बात तो तुम सपनों में भी मत सोचना। और फौरन से दूर करते हुए जब वो स्कूल का कोट पहनता है वो हैरान रह जाती है और जल्दी से इसका नाम रीड करती है। वो उसे जाते हुए बाय बोलकर कहता है वैसे आज काफी सुंदर दिख रही हो। वो उसको जाते देखकर बेचारी पीछे से अपनी चवलियों पर अपना सर पीट लेती है कि हाय ये तो हाई स्कूल का स्टूडेंट निकला और ऊपर से 1981 वाले चिकन ईयर में नहीं बल्कि 1993 वाले चिकन ईयर में पैदा हुआ, मतलब कि 30 ईयर का नहीं है। OMG मैं कितनी पागल हूँ, मैंने क्या कर दिया। इधर उसके फ्रेंड्स उससे पूछ रहे थे कि क्या वो इस गर्ल को पहले से जानता है, तो आगे से बोलता है समझो कचरा है जिसमें कल गलती से मेरा पाँव फंस गया था बस। वो हैरान होकर पूछते हैं अगर पू है तो तूने उसे अपनी बाहों में क्यों भर रखा था। बोलता है हनी हनी बोले जा रही थी तो मैंने भी इसे थोड़ा भाव भाव डाल दिया। फिर हायन वो इनको बोलता है इनको भागना चाहिए, वो स्कूल से लेट हो रहे हैं। पर जीसू अपने दूसरे फ्रेंड डूहू को रोकता है कि अभी पागल हुई हो, अपने स्कूल और अपनी कंपनी में किससे लेट होने की फिक्र होती है, चल पलट कल्टी मार। पर एकदम शांति से स्वैग से एंट्री मारने का है। फिर सब लोग टेंशन होकर एक ही लाइन में लगकर स्वैग से करो हमारा स्वागत। हैंडसम फ्लावर बॉयज जीसू के साथ स्कूल में पधारते हैं। इधर इनके स्कूल में आगे से कॉलेज की स्टूडेंट्स को टीचिंग इंटर्नशिप पर रखा जा रहा था, जिनमें से एक इयोन बाई भी सिलेक्ट हुई थी। और चेयरमैन के इन सब का इंट्रो करवाते हुए बाकी स्टाफ से वो तो सिर्फ और सिर्फ जीसू के सपनों में खोई खड़ी थी कि उफ मैंने एक हाई स्कूल स्टूडेंट के सामने कैसी कैसी चवलियाँ छोड़ी हैं। और फिर सब बातें याद करके अपना सर पीटने लगती है और सब लोग इसे देख रहे थे। और उसके सामने बैठी डोंग जो कि इस स्कूल में पहले से ही परमानेंट टीचर थी, सामने बैठे उसे ध्यान देने को बोलती है कि अभी क्या पागलों के जैसे हरकतें किए जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाएगी। तो फिर जल्दी से फौरन से नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगती है। और इनका इंट्रो होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है डोंग से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। और वो उससे पूछती है सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ इस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं टोटल। वो उसे बताती है कि 1209 है। तो फौरन से क्लास में जाने से पहले प्रोबेबिलिटी निकालने लगती है कि जीसू और उसके फ्रेंड्स के उसकी क्लास में होने के कितने चांसेस हैं। पर सारा हिसाब किताब लगाने के बाद जब लास्ट पर देखती है तो इसे सामने वाली क्लास में जाना है जिसके ऊपर 33 का नंबर लिखा हुआ था। तो बोलती है ये तो मेरे लिए अनलकी नंबर है और चुपके से वहाँ से कल्टी मारकर वापस जाने लगती है कि तभी अंदर से मिस्टर हान उसे आवाज लगाता है कि ओन भाई आप कहाँ खिसक रही हो, क्लास से इंट्रो करवाना है। वो छुपती छुपाती शर्माती ले जाती क्लास में जाकर अपनी आंखों की दूरबीन को जूम इन जूम आउट करके देखती है। इसे वो कहीं नजर नहीं आता है तो हैप्पी हो जाती है और मन में बोलती है कि भगवान उसके साथ है, बस अब मैं बहुत अच्छे से दिल लगाकर मेहनत करूंगी। फिर पूरी क्लास को उसे अप्रिशिएट करते देखकर तो और हैप्पी होते हुए इनके लिए हाई स्कूल गर्ल की तरह एक्टिंग करते हुए अपने बारे में बताने लगती है। पर जीसू के तीनों फ्रेंड बारी बारी क्लास में आते हुए इसे देखकर बोलते हैं ओह ये तो पू खड़ी है और इसका मजाक बनाने लगते हैं। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे पू क्यों बुला रहे हैं। पर वो बेचारी दोबारा से फोकस करके जैसे ही अपना इंट्रो देने लगती है जीसू को भी अंदर आते देखकर इसे सब कुछ भूल जाता है। वो उसे आगे से खड़े देखकर मुस्कुरा रहा था और इस बेचारी की जान निकले जा रही थी। फिर अपनी क्लास खत्म होने के बाद सब लोग स्टाफ रूम में जाकर इकट्ठे अपनी अपनी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रही थी। और इसकी कलीग्स इससे पूछती हैं कि इसकी क्लास भी इनकी तरह अच्छी ही है ना। तो उसे याद आने लगता है कि उसके साथ क्या सीन हुआ है कि कैसे मिस्टर हान उसे धक्का मारकर जीसू को वहाँ देखकर उसे मक्खन लगाने के लिए उसके पास खड़े हो गए थे। आखिर वो स्कूल का ऑनर जो था। इधर वो जीसू से छुपने के लिए लिजर्ड की तरह दीवार पर कोई जगह ढूंढने पर लगी हुई थी। जीसू फिर पूरी क्लास से इंट्रो करवाने के लिए डाइस पर आया हुआ था। बेचारी मुंह छुपाने लगती है। वो सबको बोलता है कि क्लास के सब लोग उसे उसके नाम से बुला सकते हैं। वो बेचारी जो दीवार में अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी फौरन से उसकी तरफ देखकर बोलता है अगर सब लोग चाहो तो मुझे हनी भी बुला सकते हो। वो जो मुश्किल से खड़ी थी अब उससे खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था और जीसू की
इसकी हालत देखकर काफी मजे ले रहा था। फिर इसे पेपर पर सारा गुस्सा निकालते देखकर इसकी कलीग्स से पूछ रही थी, तो इनको बोलती है मेरे स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और साथ में अपने दांतों से अपने लिप्स को काटते हुए बोलती है इतने अच्छे कि मेरा तो इनको काट खाने का दिल कर रहा है। पर तभी वो इससे बोलती है कि अभी यून बाई क्या कर रही है, उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी। फिर डोंगजो जो उसकी ब्लीडिंग पर बैंडेज कर रही होती है उससे पूछती है ये जीसू गुंडा मवाली कौन है। आगे से डोंगजो से डांटती है अभी पागल, वो कोई गुंडा मवाली नहीं है बल्कि चासंग कारपोरेशन का अकलौता वारिस है। तब उसे समझ लगती है कोरिया की फेमस चासंग कॉफी और फेमस चासंग हैमबर्गर और कोरिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी चा की बात कर रही हो क्या। डोंगजो बोलती है हाँ, तुम्हें जब सब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो। फूड कंपनी के साथ साथ ये स्कूल भी चासंग कारपोरेशन से ही तो जुड़ा है। सुनकर इसके होश ठिकाने लग जाते हैं। फिर उसको हैरान होते देखकर तो डोंगजो से बोलती है क्यों यहाँ कुछ भी सच किए बिना ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई हो क्या। फिर डोंगजो से बताती है जिसे तुम पंक बोल रही हो ना, वो कोरिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी के ओनर का अकलौता वारिस है। बाय बर्थ हैंडसम और सुंदर है। इस दुनिया में जो करना चाहे जब करना चाहे कर सकता है, और इन सभी चीजों के कारण सब लोग उसे किंग बुलाते हैं, रियल वाला किंग। और फिर उसे समझाती है कि यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग पीरियड में सबसे ज्यादा उसे रिस्पेक्ट से और अच्छे से बात करना। पर इस बेचारी को सब सुनकर सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था कि मैंने तो क्या क्या उसके साथ कर दिया है। स्कूल की क्लीनिंग पीरियड के समय उसके पास दो बॉयज आ गए। इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। इनको किसी हाई स्कूल की गर्ल की तरह दोबारा से एक्ट करते हुए झूठ बोल देती है कि स्टडी पर फोकस करने की वजह से मैंने आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। जिस पर एक बॉय इससे बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो उसके साथ खड़ा हुआ उसका दूसरा साथी उसको बोलता है कि ये तुम्हें लाइक करता है। वो सुनकर शर्मा जाता है तो दोनों वापस पलट जाते हैं, और वो उनको जाते देखकर हैप्पी हो रही थी कि ये तो बिल्कुल बच्चे हैं। फिर ऐसे मॉर्निंग में जीसू के साथ वाला इंसिडेंट दोबारा याद आने लगता है। वो खुद को जोर जोर से पीटने लगती है कि मैं कितनी पागल हूँ। जब खुद को मार मार कर थक जाती है तो देखती है जीसू तो उसके साथ खड़ा ऐसे पागलों की तरह हरकतें देखकर हंस रहा था। तो फौरन से खुद को बोलती है ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल किड है और मेरा स्टूडेंट है, मैं इसकी टीचर हूँ और मुझसे छोटा है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर फिर जैसे ही जीसू को जाते हुए देखती है तो उसे रोककर उससे बात करने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर उसे जाकर बोलती है उफ, ये दुनिया कितनी छोटी है, वरना कौन सोच सकता था कि हम दोबारा से ऐसे मिलेंगे। वो भी बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ही स्कूल में इंटर्न हो। फिर इससे पूछता है कि इसे कुछ और भी कहना है क्या, तो उससे बोलती है मुझे लगता है तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें इसे सेटल करना चाहिए। वो भी सब याद करते हुए बोलता है अच्छा, मतलब तुमने मुझे कॉलेज का स्टूडेंट समझा इसलिए, या फिर मुझे हनी बोला इसकी बात कर रही हो। और वो इसको डेट वाली बात भी याद दिलाने लगता है, पर उससे बोलने से पहले उसके मुंह पर हाथ रख के बोलती है कि हाँ, बस जो भी बोल रहे हो सब सही है। फिर वो उससे बोलता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो इस बारे में किसी से भी बात नहीं करेगा। और उसे बोलता है वैसे भी पास्ट की चीजों को याद रखना जीसू की आदत नहीं है, मैं सिर्फ आज भी जीता हूँ। फिर उसे अच्छे से इनके चासंग स्कूल में अपने ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करने की एडवाइस करता है, और उससे बोलता है कि उसे पता तो है कि आजकल टीचिंग की जॉब मिलना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसे चाहिए कि यहाँ पर दिल लगाकर अच्छे से काम करे और यहाँ से अच्छे से पॉइंट्स लेने के बाद किसी और अच्छी सी जगह पर टीचर की जॉब ताकि उसको मिल सके। इसकी बातें सुनकर उसे और भी अच्छा लग रहा था कि वो बिल्कुल सही बोल रहा था, आजकल टीचर की जॉब पाना कितना मुश्किल है। फिर इससे मोटिवेट करते हुए बोलता है कि अगर वो दिल लगाकर यहाँ पर काम करेगी तो इसे इस स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसे अच्छे से दिल लगाकर काम करने का बोलकर जाने लगता है। वो इसे थैंक्स बोलती है, वो आगे से बोलता है नो प्रॉब्लम। और उसके जाने के बाद वो तो सपनों में उड़ने लगती है कि अब पक्का सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, और उसकी लाइन दोहराती हुई बोलती है नो प्रॉब्लम। तभी वो वहाँ पर अंदर किसी को सोया हुआ देखती है, जिसे अपने हाथ में पकड़े हुए झाड़ू को मार मार कर उसे जगाने लगती है। और जैसे ही वो शख्स हड़बड़ाकर जागता है तो उसे देखकर हैरान होती है, वो इस स्कूल का कोच था जिसे वो बहुत अच्छे से जानती है। फिर दोनों वॉलीबॉल टीम को खेलते देखकर उनके सामने जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कोच की बातों से हमें पता चलता है कि यूनबाई भी कुछ समय पहले बहुत ही अच्छी वॉलीबॉल की प्लेयर थी, पर किसी कारण उसने इसे क्विट कर दिया था। और अब जब कोच उससे इस टॉपिक पर बात कर रहा था, वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसको वहाँ से जाते देखकर कोच उसको बोलता है कि जाकर अपने डैड से भी मिल लेना, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। जीसू को स्कूल का प्रिंसिपल अपने पास बुलाकर पहले उससे उसके स्कूल के फर्स्ट डे के अच्छे से गुजरने के बारे में पूछता है। फिर उसे उसके स्कूल में लग्जरी कार को ड्राइव करके लाने से बोलता है कि स्कूल के बाकी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और वो उनको बताता है न्यूयॉर्क जैसे ट्रैफिक ज्यादा सिटी में मैं
खुद ही कार को ड्राइव करता था। उसे अपनी कार के लिए ड्राइवर रखना पसंद नहीं है। वो लोग उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक स्टूडेंट है, पर जीसुन को बोलता है कि कुछ अर्से बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होती ही मैं खुद बोर्ड का चेयरमैन बन जाऊंगा, फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मतलब असल में असल प्रॉब्लम बोर्ड के चेयरमैन यानी कि प्रिंसिपल को था। उस बेचारे को लग रहा था कि लोग क्या समझेंगे कि वो बोर्ड का चेयरमैन होकर भी आम सी गाड़ी में स्कूल आता है, और जीसू स्कूल का स्टूडेंट होकर भी एक लग्जरी कार में आता है। पर जीसू ने इसके पेट के मरोड़ को पकड़ लिया था तो बेचारा चुप कर जाता है। मिस्टर हान योनबाई की क्लास में आकर देखता है कि उसकी क्लास का एक लड़का पिछले 3 दिनों से, जिसका नाम बावुल है, वो एब्सेंट है। वो इसे अपने पास बुलाकर बावुल की तारीफ सुनाता है कि वो कैसा है, एक नंबर का गैंगस्टर, घर से भागा हुआ, लड़ाई भिड़ाई का किंग और हर चीज को बर्बाद करने वाला लड़का है। पहले तो योनबाई को समझ नहीं आती कि मिस्टर हान उसे इसकी इतनी तारीफें क्यों सुना रहे हैं, पर फिर वो योनबाई को स्कूल के बाद जाकर बावुल को ढूंढकर उसे कल क्लास में लाने का ऑर्डर करते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। पर मिस्टर हान उसे धमकी लगाते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस के पॉइंट्स वो काट लेंगे, जिसके लिए बेचारी को मानना ही पड़ता है। जिस पर वो उसे बोलते हैं कि पहले सीधे जाकर ये साथ वाले स्नैक बार में देखना, वो अक्सर वहाँ पर पाया जाता है, फिर इसे बाकी जगहों पर जाकर ढूंढना। वो उसे जिस साथ वाले स्नैक बार पर ढूंढने जाती है वो उसके डैड का ट्रेडिशनल रामेन का ढाबा था। वो सीधे जाकर अपने डैड से बावुल के बारे में पूछती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम 5 साल बाद इस ढाबे पर आई हो और आते ही पहली चीज तुम ये पूछ रही हो। वो 5 साल पहले अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने डैड के पास आई थी। वो इनसे नाराज हो गई थी। वो चाहती थी कि इस नए समय में उसके डैड इस ट्रेडिशनल रामेन के ढाबे को छोड़कर किसी और बिजनेस को कर ले। पहले वो इसी जगह पर अपने मॉम और डैड के साथ रहती थी, पर उसे इस जगह पर रामेन की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इवन की योनबाई को लगता है कि उसकी मॉम की डेथ भी उनकी गुर्बत की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके डैड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मॉम का इलाज करवा सकते। पर इसके डैड इसी ढाबे पर हैप्पी थे, तो दोनों बाप बेटी सिर्फ इसकी मॉम की मेमोरियल पर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देख लेते थे। फिर वो अपने डैड से बोलती है कि इन भागे हुए गैंगस्टर्स को अपने पास खाना मत खिलाया करें। उसके डैड आगे से बोलते हैं मुझे इससे क्या कि वो कौन है, मेरे लिए तो वो सिर्फ मेरे कस्टमर्स होते हैं जो कि अपनी पेट पूजा करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसे बताते हैं कि कोच से उनको पता चला है कि चासंग स्कूल में उसे इंटर्नशिप मिली है। तो इनको सुनकर बोलती है कि अगर पता चल ही गया है तो अब आइंदा मुझसे दूर रहिएगा, मेरे लिए ये जॉब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से जाने लगती है तो इसको जाते देखकर इसके डैड इसको बताते हैं कि बावुल इसे कहाँ पर मिलेगा। इधर बावुल किसी और ग्रुप के लड़कों के साथ फाइट पर लगा हुआ था। वो इस दूसरे ग्रुप के लड़कों को सिर्फ और सिर्फ योनबाई के डैड के ढाबे पर रामेन खाने के लिए फोर्स कर रहा था। वो लोग किसी और जगह जाकर रामेन नहीं खा सकते हैं। वो इस लड़के को मारने लगता है कि योनबाई आकर इसे रोक देती है और इसे बोलती है कि अब तू छोटा बच्चा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका है। और बावुल को खुद को घूरते देखकर इसे एक ठोक जाती है। वो आगे से बोलता है मुझे लड़कियों पर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता, तो मेरा हाथ छोड़ो। वो अभी तक इसे पहचान नहीं सका था। जब वो पकड़कर अपने मखसूस स्टाइल में इसका हाथ मरोड़ती है तब इसे पता चलता है कि अच्छा तुम योनबाई हो। उसे काफी समय बाद देख रहा था। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। वो इसे बोलती है कि ये गैंग वैंग के चक्रों में क्या पड़े हो। वो भी इसे आगे से इसके पास के गंगूबाई स्टाइल वाले सारे किस्से सुनाने लगता है कि क्या बात करती हो दीदी, कभी आप भी तो गुंडाबाई हुआ करती थी। वो जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख देती है कि छोटू भैया पास्ट की बातों को पास्ट में रहने देते हैं। फिर उससे प्रॉमिस लेती है कि वो कल इंसानों की तरह स्कूल आएगा। तो वो भी बोलता है तुम ऑर्डर करो और बावुल न माने, ये भी हो सकता है क्या। फिर उसकी तारीफ करता है कि अब वो काफी सुंदर हो गई है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें लड़कियों के बारे में आजकल कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, क्या चक्कर चल रहा है, आजकल कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है। से हैप्पी हैप्पी बताता है कि हाँ उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल किसी व्हाइट लिली की तरह। जिस पर वो उसे मारने लगती है कि अच्छा ये चक्कर चल रहा है। वो उसे मारते देखकर रिक्वेस्ट करता है कि अभी दीदी मार मार कर मेरे दिमाग की दही तो मत बनाइयो। तो बोलती है सॉरी अभी तक मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। जीसू डांस क्लास में प्रैक्टिस करती यून सोई जो कि बावुल की व्हाइट लिली भी होती है। उसे उसके टीचर की इजाजत के बिना उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। उसके टीचर उसे भेजना नहीं चाहती थी, पर जीसू भी आगे से एक नंबर था। उसके टीचर को बोलता है तुम्हारी कॉलर बोन बहुत ही सुंदर दिख रही है। वो बेचारी भी चुप कर जाती है। जीसू और यून सोई कोई 1 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। जीसू से पूछ रहा था उसने मेकअप नहीं किया हुआ है क्या, और उसके नाम बोलने पर बोलता है तुम मेकअप के बिना भी बहुत सुंदर दिख रही हो, और इवन के लिप ग्लॉस के बिना भी तुम्हारे लिप्स काफी शाइन कर रहे हैं। यून सोई इससे बोलती है मुझे पता है तुम वैसे ही बातें बना रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब के बजाय मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। पर वो बोलता है मुझे इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये
बाकी और बात है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई काम है तो फिर बात हो सकती है। वो इससे आगे से बोलती है, तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले हो। जीसू से मिलने के बाद यूनसुई अब बाबुल से मिल रही थी। फिर उससे बताती है कि जिस जगह पर वो बैठा है ना, इस जगह पर थोड़ी देर पहले जीसू बैठा था। जिसे सुनकर बाबुल को झटका लगता है कि क्या वो कमीना वापस आ गया है। और फिर बाबुल को बोलती है, मैं अब तुम्हें नहीं बल्कि जीसू को डेट करूंगी। जिसे सुनकर तो बाबुल और भी अनकंट्रोल हो जाता है। यूनसुई इसे छोड़कर फिर अपनी क्लास लेने के लिए निकल जाती है। इधर बाबुल को कॉल करके जीसू अपने पास बुला रहा था। यून बाई की ट्रेनिंग टीचर होने की वजह से सबके चले जाने के बाद भी रात गए अपना काम कंप्लीट करने पर लगी हुई थी। साथ साथ में उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और अपना गुस्सा वो प्रिंटर पर निकाल रही थी, जिसकी वजह से प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। तो उसे किसी खुफिया जगह पर ठिकाने लगाने जा रही थी। और तभी अंदर क्लासरूम में जीसू और बाबुल को लड़ते देखती है, जिनकी बहुत ही जोरों की फाइट चल रही थी। इन दोनों की बातों से उसे पता चलता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, पर किसी वजह से एक दूसरे से नाराज हैं। बाबुल जीसू को उसकी जैकेट उतार कर लड़ने की ऑफर करता है कि उसे उसके ड्रेस का गंदा होना पसंद नहीं है ना, तो आज वो जीसू के 1000 टुकड़े करके घर भेजने वाला है। पर जीसू उसका ध्यान बटाने के लिए उसे दूसरे टॉपिक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसे बोलता है, ये सब छोड़ो, स्कूल वापस आओ, अच्छे से ग्रेजुएट करो ताकि कुछ करने के काबिल हो, कोई छोटी मोटी जॉब ही मिल जाए। पर बाबुल अभी भी गुस्से में था। उसे बोलता है, तुम यूनसुई से 100 मील के फासले पर रहो। जिसे सुनकर जीसू बोलता है, अच्छा तो तुम यूनसुई को डेट कर रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि वो बास्टर्ड कौन है। तो बाबुल भी बोलता है, जर कर नहीं रहा था बल्कि कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तभी यूनबाई को भी याद आता है कि अच्छा तो यूनसुई को लाइक करने के बारे में बात कर रहा था, वो इसकी वाइट लिली है। फिर बाबुल जीसू को बोलता है, तुम 3 साल बाद आकर मुझे चैलेंज करना, जब मैं कुछ करने के काबिल हो जाऊंगा। अभी मेरा और तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। जिस पर जीसू उसका मजाक बनाता है कि 3 साल बाद कौन सा तीर मार लोगे, ज्यादा से ज्यादा कहीं पर मैनेजर ही होगे और तब तक मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट होऊंगा। तुम 3 साल बाद घर रेंट पर लेने के काबिल होगे और मैं अपने विला में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारा मेरा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और फिर बोर्ड पर इसको लिखकर दिखाने लगता है कि तुम तो पैदा ही गरीब हुई हो और मैं अमीर तरीन। और इसको बोलता है कि जो पैदा ही गरीब होता है वो मरता भी गरीब है, उसके पास मरते दम तक भी दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो तुम फिक्र मत करो, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। तुम्हारे मेरे बीच में पुअर और रिच का डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। उसे बाबुल को ह्यूमिलेट करते देखकर यूनबाई को भी गुस्सा आ जाता है। पर उसके अंदर जाने से पहले ही बाबुल और जीसू की दोबारा से फाइट होने लगती है। और तब तक किसी के बताने पर वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और इन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जीसू के डैड को भी इसके फड्डे का पता चल गया था। वो मिस्टर गू को बोलता है कि किसी को भी उनके पुलिस में जाने की बात पता नहीं चलनी चाहिए। मिस्टर गू उसके डैड को मशवरा देता है कि ये सब कुछ मुझे लगता है जीसू के उसके पास कार होने की वजह से है, तो हमें चाहिए कि उसकी कार को वापस ले लेते हैं। पर उसके डैड बोलते हैं कि जीसू दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी कार को लाइक करता है और उसके पास उसकी कार होने की वजह से वो मुझे भी लाइक करता है, और अगर मैंने उससे उसकी कार वापस ले ली तो वो मुझे भी लाइक नहीं करेगा, और वो मुझे लाइक न करे ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। यूनबाई पुलिस स्टेशन में बाबुल के साथ खड़ी थी और जीसू को अपने सामने देखकर मुंह बना रही थी। तब तक वहाँ पर यूनसुई भी आ जाती है और सीधा जाकर जीसू की फिक्र करने लगती है। फिर जीसू यूनसुई को बोलता है, मुझे लगा तुम बाबुल को डेट कर रही हो, तुमने इससे तो नहीं पूछा कि वो कैसा है। वो फिर आहिस्ता से बाबुल से भी पूछती है कि वो कैसा है। यूनसुई को जीसू के साथ जाते देखकर बाबुल इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है कि मत जाओ। जीसू दोबारा से बाबुल की इंसल्ट करता वापस कार में चला जाता है। यूनसुई बाबुल का हाथ छोड़कर चली जाती है। बाबुल रोने लगता है। यूनबाई उससे बोलती है कि अच्छा तो ये चुड़ैल तुम्हारी वाइट लिली थी। वो जीसू के साथ जाती हुई उससे पूछती है, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि जब तुम न्यूयॉर्क में थे तो मैं बाबुल को डेट क्यों कर रही थी। वो उससे बोलता है, सब खत्म नहीं हो गया है क्या, तो मुझे जानने की क्या जरूरत है। और ऐसे चुप देखकर बोलता है, अगर सैड हो तो उसे डेट कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरे बारे में कुछ भी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर यूनबाई और बाबुल दोनों इकट्ठे ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के दुखड़े एक दूसरे को बैठे सुना रहे थे। मॉर्निंग में जीसू देखता है उसके कार के टायर गायब हो चुके हैं। वो अपने डैड को कॉल करता है और उसके डैड उसे उसकी कार के टायर वापस करने वाले नहीं थे। उसे बोलते हैं बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स को उसका कार ड्राइव करके स्कूल आना अच्छा नहीं लगता है, वो अब से सीधा टैक्सी करवा के या फिर बस में स्कूल जाया करेगा। वो बहुत ज्यादा बहाने लगाने की कोशिश करता है पर इसके डैड बिल्कुल भी टच से मस्त नहीं होते हैं। यूनबाई भी मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए लेट हो रही थी। एक टैक्सी को रोकती है पर देखती है इसमें जीसू पहले से बैठा था और इसकी रिक्वेस्ट पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। पर वो देखती है वो बिल्कुल स्टैचू बना सेट बैठा है। उससे पूछती है कि आज उसकी कार कहाँ है, तो उसे झूठ बोलता है कि उसमें कुछ खराबी थी जिसकी वजह से नहीं लाया हूँ। तो उसे अप्रिशिएट करने
करने लगती है और वो बोलता है आज खराब थी, कल लेकर आऊंगा। फिर उससे उसके बैग के बारे में पूछने लगती है तो बोलता है उससे सारा ड्रेस खराब हो जाता है तो चुप कर जाती है। फिर उससे पूछती है कि उसे पता है कि यूनसुई उसके फ्रेंड की व्हाइट लिली है तो उसे अपने साथ कल रात को ऐसे क्यों ले गया था। वो बोलता है क्या व्हाइट लिली? वो बोलती है हाँ वो बाबुल की गर्लफ्रेंड है। पर वो सुनकर बोलता है गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बाबुल और मुझे दोनों को देख रही थी कि उसके लिए ज्यादा अच्छा कौन है और उसने मुझे चूज कर लिया है। फिर वो स्कूल पहुंच चुके थे। वो काफी बड़ा नोट टैक्सी वाले को देकर वहाँ से निकल जाता है। वो पीछे से आकर जीसू को बोलती है उसे थोड़ी देर के लिए उससे अकेले में बात करनी है। वो टैक्सी ड्राइवर से चेन लेकर आई थी पर वो लेने से मना कर देता है कि मेरी पॉकेट्स में जगह नहीं है, ऐसे तुम अपने पास रख लो। तो वो हैप्पी हैप्पी गिनने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं। फिर वो इससे बोलता है कि बस इतना ही कहना था या कुछ और भी भाषण सुनाना है अभी। तो दोबारा से इसे बाबुल और यूनसुई के रिलेशन को लेकर बात करने लगती है कि अभी तुम टैक्सी में क्या बोल रहे थे कि वो तुम दोनों को टेस्ट कर रही थी, ये क्या बात हुई? फीलिंग्स बाजार में बिकने वाली कोई चीज थोड़ी ना है कि कोई भी जाकर इसे खरीद ले। और इससे बोलती है कि एक समय में दो बॉयज को डेट करना ये तो चीटिंग हुई। पर वो बोलता है ये चीटिंग नहीं बल्कि इसे ओपन रिलेशनशिप कहते हैं जिसमें सबको सब कुछ पता होता है, कोई भी किसी से कुछ झूठ नहीं बोलता है, तो चीटिंग कैसी? तो वो इसे आगे से बोलती है वो अभी यंग है, इन लोगों को रिलेशनशिप के असली मीनिंग का अच्छे से पता नहीं है, दिल का मामला अलग होता है, इसका डोर हर किसी के लिए खोला और बंद नहीं किया जाता है। वो इसकी बात सुनकर इसको लेकर वॉल के साथ लगा देता है और योन भाई के हाथ में पकड़े ये सभी सिक्के नीचे गिर जाते हैं। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो इससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो इससे पूछ रहा था तुमने लास्ट टाइम मुझे डेट पर चलने के लिए क्यों कहा था। उसको आगे से बोलती है वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। पर वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो कोई मिस्टेक थी। फिर इसके गाल पर इसके ब्यूटी मार्क पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारा ब्यूटी मार्क कितना ज्यादा प्रिटी है और तुम इससे कितनी ज्यादा सुंदर दिखती हो। और इसे किस करने लगता है और दोनों की किस होती है या नहीं। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलेंगे थर्ड एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको स्टोरी में सबसे ज्यादा फनी पार्ट या सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा पसंद आया है। तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं लवली बडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।